गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी टीचर आपकी आपको आज हिंदी में सहायक वाचन जो एक आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं और इसके साथ आपने 1, 2, 3, 4 चैप्टर भी आपने पढ़े होंगे और उसमें आपने कहानियों के बारे में चीज़ सीखी थी और ये आपका सहायक वाचन का जो चैप्टर है ये 5th है। सबसे पहले आपने पढ़ा था इस जल में, जो फणीश्वर नाथ रेणुका द्वारा लिखा हुआ गया था। फिर उसके बाद आपने सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा था कि मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग ने लिखी हुई थी, अपने बारे में बताया था इसमें। फिर आता है आपका 3rd नंबर पर जो रीढ़ की हड्डी थी, जो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी हुई थी, वो आपको समझाई थी, बताई थी क्वेश्चन आंसर सहित। फिर आता है आपका 4th वाला चैप्टर जो था आपका माटी वाला विद्यासागर मोटियार था, वो आपने बहुत अच्छे से सीखा किस तरह से वो बूढ़ी और अपने बूढ़े के लिए खाना लेकर जाती है और किस तरह से वो लाल माटी कंसर में भरकर वो जगह जगह गांव में घरों में देती है, इसलिए वो जीवन यापन करती थी। अब आपका आखिरी में आ रहा है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। इसके लेकर के शमशेर बहादुर शाह, शमशेर बहादुर सिंह जो है लेखक हैं, इन्होंने बताया है कि मैं किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, यानी कि वो किस भाषा के थे, क्या थे, वो आपको कहानी के तौर पर पता चलेगा। और अब वो कैसे आए हैं, क्या हैं। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं, मैं एक नज़्म हूँ, एक दोहा हूँ न जाने किसका हूँ। शमशेर बहादुर सिंह बहुत अच्छे शायर भी होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। कहानी में स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझ में कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में मैं और कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे। उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए एक पहली ही बस में जो मुझे मिली थी, चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया था कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समाया हुआ था कि ये काम पेंटिंग है, किसी को शिक्षा अब मुझे लेनी है और फौरन। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहीं है, ये पता नहीं था कि कहाँ है। खैर किस्सा मुख्तसर में कि मेरे इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिला फीस के, जो अब इसमें बिला फीस था, हो सकता है इसमें बिला फीस का हो, कि भर्ती कर लिया गया था। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबी सड़क पर एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनाट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। यानी कि यहाँ पर शमशेर बहादुर जो सिंह हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसी बात है, एक ऐसा जुमला है जो मुझे 5-7 रुपये के जो थे मेरे पास, उसी को लेकर वो दिल्ली आ गए थे और जो पहली बस उनको मिली थी तो वो उसमें चुपचाप चढ़ गए थे और चल दिए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि काम में जो भी मिलेगा, दिल से दिमाग से जो भी काम होगा वो करेंगे, पेंटिंग करेंगे, किसी से शिक्षा भी लेंगे। यानी कि उनका हुनर शायद पेंटिंग था, इसलिए वो सोचने लगे कि इससे मैं शिक्षा भी ले सकता हूँ। अब उनको पता ही नहीं था कि वो आर्ट स्कूल कहाँ पर है, उनके लिए आर्ट स्कूल, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर पहुँचे। देखा उन्होंने, देखने के लिए गए थे। मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देकर मुझे बिना फीस के वहाँ पर भर्ती कर लिया। वहाँ पर गए वो उस स्कूल में और उनका शौक देखा तो उन्होंने बिना उसको फीस के उनको दाखिला ले लिया गया। मैंने भी 2-4 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया और रोजाना वहाँ से कनाट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। यानी कि कनाट प्लेस दिल्ली में, वहाँ पर वो सुबह सुबह अपनी क्लास को अटेंड करने लगे और वहाँ पर जाने लगे। अब जब हम कुछ क्लास आते हैं, रास्ते में कभी कभी चलते ड्राइंग बनाते, यानी कि रास्ते में वो चलते जाते, जैसे सड़क के किनारे कहीं उनको अच्छी सी जगह मिल जाती तो वो अपनी वहाँ पर पेंटिंग बनाते थे। जैसे अपने भोपाल में भी कई जगह देखा होगा ना आपने कि यहाँ पर कॉलेज वगैरह बने हैं या सड़कें हैं, यहाँ पर चौराहे बने हैं, वहाँ पर जो सड़कें आसपास रहती हैं उसमें जो दीवारें उनकी रहती हैं आधी आधी, वहाँ पर कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे वहाँ पर ड्राइंग बना देते हैं। तो यहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट जिसको कहते हैं ड्राइंग का, उनको उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। इस कारण वो सड़क की जो किनारे जो बाउंड्री बनी हुई थी उसमें उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग को बना रखा था। अब इससे क्या होता है ना, लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप पेंटर हैं, आप पेंटिंग करना जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए उन्होंने उसको अपने आर्ट को दिखाने के लिए सड़क के किनारे उन्होंने पेंटिंग को बनाना चालू कर दिया। तो अब यहाँ लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट होता है
तो उसको कह देते हैं कि आप सड़क के किनारे जो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप वहाँ जाओ, सड़क के किनारे जो आपकी दीवारें उठी रहती हैं आप वो खाली कर होती हैं, आप उनमें पेंटिंग कर दो। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने पेंटिंग बना सकते हैं। कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता, इसका जरा भी ख्याल या बहुमों गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंगे या कोई टीस सी थी, चुनांचे अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गज़ल ए शेर। वो अपनी गज़ल शेर उर्दू में लिखा करते थे, अंग्रेजी में भी लिखा करते थे, और हर चीज़ और हर चेहरे को बगैर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि यदि कोई अच्छा काम हो जाए तो मैं उसमें और क्या इंक्लूड कर सकता हूँ और क्या चीज़ उसको निकाल सकता हूँ, क्या उसमें डाल सकता हूँ, ऐसी वो सोचा करते थे। जैसे मान लीजिए कोई हम अच्छी चीज़ बनाते हैं या सीखते हैं या सोचते हैं तो हम उसको अच्छे से अच्छे फिनिशिंग देने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें ऐसा और कर सकते थे, इसमें और जोड़ सकते थे, इसको और बना सकते थे, थोड़ा और चल सकते थे। तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा जोड़ के काम किया भी जा सकता था। ऐसे ही चेहरे पर बगैर देखता उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खो सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आँखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे का दृश्य या स्थिति की गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। हमेशा यदि किसी में लगन होती थी तो उसको यही लगता था कि मैं इस चीज़ को और आगे तक लेकर जाऊँ और आगे तक बढ़ाऊँ और आगे तक बढ़ाऊँ। यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ों को उसमें समझ सकें और आगे जोड़ भी सकें। जितनी हमारी नॉलेज होती है उसको हम और आगे सबको बताएं। हम चाहते हैं ना, ये तो चाहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें आती हैं तो हमें और उसको अच्छे से और कैसे कर सकते हैं तो और अच्छे से कर सकते हैं, और यदि हम और अच्छे से कर सकते हैं तो और अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि हम उस चीज़ को आगे से आगे अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं, अच्छे से आगे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, इससे आगे को कर सकते हैं। ये हमारे अंदर एक गुण होता है। यदि हम ये सोचे कि चले 4 जीने चढ़ गए, रहने तो अब कौन जाए ऊपर, बस यहीं से देख लिया होगा कुछ अंदर। लेकिन जब हम 4 जीने के बाद 8 जीने चढ़ते हैं, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे हम जीने चढ़ते जाते हैं, हमें ये पता चलता जाता है कि ऊपर क्या चीज़ है, ऊपर क्या है। हम अनुमान लगाना हमारी आदत में शुमार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उनका शमशेर सिंह जो थे उनको भी उनकी आदत में ये शुमार नहीं था कि वो सिर्फ उतना ही देखकर रुक जाए, नहीं, वो आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते थे, खोजते थे उस चीज़ों को कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। बस आंखें ही की मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपये भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेते थे। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्रियन बेकार थे 30-40 के बीच में। वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद माई वीकनेस, इलाहाबाद मेरी कमजोरी थी। तो यह वो हमेशा अपने बारे में बताते रहते थे। कोई महाराष्ट्रियन उनके साथ आए थे, वो भी उनके साथ जुड़ रहे थे और वो उनकी पेंटिंग उनके साथ कविता कहानी उनके साथ करने लगे थे। यदि हमारे साथ हमारा ही जैसा कोई बंदा मिल जाता है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और हम ये चाहते हैं कि अब हमारे साथ ये भी वही काम करें। यानी कि अभी हमने आधा काम करा है, वो काम पूरे कर सकते हैं, यानी कि हमें सहारा मिल जाता है एक दूसरे का। तो यहाँ पर भी उनको सहारा मिल गया था और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे और कभी कभी वो जिक्र कर देते थे। और उनकी जो कमजोरी थी वो थी इलाहाबाद उनका शहर वो कमजोरी थी उनकी, क्योंकि वो बहुत चाहते थे इलाहाबाद शहर को। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्वेलित रहता, यद्यपि अपने को दृश्यों के चित्रों में खो देने की मुझमें शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला रहता था। यानी कि वो उनकी जो पत्नी थी वो टीबी से ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर वे एकदम अकेले घूमा करते थे और बस घूमते घूमते कविताएँ घसीटा या स्केच करा करते थे। घूमते घूमते कविताएँ लिख देते थे, कभी स्केच बनाया करते थे। यानी कि अपने खाली समय में बैठकर वो अपने अकेलेपन को क्या करते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे। जैसे चित्र में ढूंढते थे, पेंटिंग में या फिर कविताओं में अपने अकेलेपन को ढूंढते थे और उस कारण वो अपनी कविताएं लिखते थे। यानी कि जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना सहारा लेने के लिए या तो कविताओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, या कविता लिखते हैं या कविताएं
सुनाते हैं, कविताओं को रचते हैं, या फिर वो स्केच बनाने बैठ जाते थे या फिर पेंटिंग बनाने बैठ जाते थे, जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हुई थी। जो उनके खाली समय में थी वो आज उनकी पेंटिंग बाजार में बहुत अच्छे से बिक भी रही थी और सराहनीय भी थी। मेरे मित्र जो कवि थे वो BA के सहपाठी नरेंद्र शर्मा AM कर चुके थे और दिल्ली में एक बार मुझसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वे कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थी या कोई पत्रकारी वसीला की खोज कर रहे थे। अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके जो मित्र हैं कवि जो BA भी कर चुके हैं, MA भी कर चुके हैं, लेकिन वो दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी। जब उनसे मुलाकात हुई तो वो पता नहीं वो कांग्रेस की राजनीति में भी थे या फिर वो एक कवि थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। यदि अपन किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा है तो हमें क्या जल्दी से उसके बारे में मालूम हो जाता है, लेकिन वो उनका मित्र होने के साथ साथ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन है। लेकिन फिर भी तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए, क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था, वे एक नोट छोड़ गए थे मेरे लिए। मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि उसमें क्या लिखा था, मगर वे एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। यानी कि जो बच्चन साहब थे उनको स्टूडियो में आए और उन्होंने एक नोट थमा दिया जिसमें कुछ उन्होंने लिखा था, लेकिन फिर भी शमशेर सिंह ने उस नोट को नहीं देखा था उसमें क्या लिखा था, लेकिन फिर भी वो कृतज्ञ थे कि उनको एक नोट मिला हुआ था। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाब आज पत्रों में मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ फिक्राता हूँ, यानी कि बिखेरता हूँ रहूँ और फिर कई दिनों तक जो मेरे इस मौन की उपलब्धियाँ मेरी कृतिका को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में। अफसोस एक सन्नी, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में उफ, मगर उनको लिख देने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। यानी कि उन्होंने बहुत सारे जो उनके पास लेटर आते थे, पत्र आते थे, उनका जवाब वो नहीं देते थे। हमेशा ये कोशिश करते थे कि सारे पढ़ लूँ, लेकिन जवाब वो नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे। लेकिन एक बार उनके पास ऐसा पत्र आया जिसका उन्होंने जवाब दिया और वो उन्होंने उनको गोवा भेज दिया। कई से मैं देहरादून आ गया, अपनी ससुराल की केमिस्ट्री एंड ड्रग स्टेन की दुकान, जो उनकी दुकान थी केमिस्ट्री की, पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे हुए नुस्खों को पढ़ सकने की होगी। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर लिखते हैंगे दवाइयों के नाम तो घसीटा मार लिख देते हैं, तो फिर भी वो उस टेढ़ी मेढ़ी इबारतों को पढ़ने की कोशिश करने लगे और वो भी वो सीख गए। उसमें भी उन्होंने कला आ गई, उनको वो पढ़ने की कला आ गई और उसमें वो माहिर हो गए कि वो टेढ़ी आड़ी अंग्रेज़ी में जो भी उनको लिखा जाता था, दवाइयों के नाम लिखे जाते थे, वो भी वो सीख गए कंप्यूटर करते करते। अब यहाँ पर उन्होंने कि सीखने लगे अच्छी खासी महारत, उन्होंने टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने में उनको हो गई, बहुत अच्छी जानकारी वो करने लगे। उसी वर्ष गुरुवर श्री शरद चरण जी कुकी से ने देहरादून में एक पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरा सौभाग्य था, ये मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। मैं बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता था कि कविता और कला की दुनिया में मैं जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं और अब मैं बहुत कुछ वैसी ही बातें अब मैं कहाँ हूँ। मेरी आंतरिक दिलचस्पी से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुँह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था। किसी से अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज उसके सामने मुँह खोलना शायद मेरी घुटने में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता का मैं अभ्यासी तो हो ही गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य यहाँ तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूँ ही बहन सानी ने मेरे बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए, ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखी कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। देहरादून में भी ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले, एक बार मेहमान भी करे। यानी कि जब वो देहरादून आए तो उनकी पेंटिंगें जो थी वो बच्चन साहब ने वहाँ पर देखी। जो बच्चन है कौन है अभी तो नहीं पता, शायद अमिताभ बच्चन है कि बच्चन कोई सरनेम वाले लोग हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आकर वो देखी और उनकी सराहना भी की और इत्तेफाक देखी कि जो उनके जो मित्र थे
जो जो उनके जो मित्र थे ब्रजमोहन, वो उनके बड़े भाई के मित्र थे, और जो उनके पिताजी थे वो उनके पिताजी के मित्र रहे थे, और उनके पड़ोसी भी रहे थे। ये इत्तेफाक ही था जो ऐसा उनके साथ हुआ। वे बच्चन की शुरू से धूम मचाने, धूम का जमाना था, प्रबल झंझावात सांती देहरादून के उसी साल की यादगार है। किसी जोर की आंधी आई थी और कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी, और बच्चन उसी आंधी बारिश में गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। यानी कि हम सबका सौभाग्य था कि वो बच गए थे। ये हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके बारे में जो बात हो रही है। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, ऐसे भी कहीं प्रबल था। यानी कि जो तूफान था उस समय जो छतें से छतें उड़ गई थी, टीन उड़ गई थी, पेड़ थे जो सड़कों पर आकर गिर गए थे, वैसे आंधी और तूफान था। उसमें बच्चन साहब जो थे हरिवंश राय बच्चन, वो कहाँ पर थे? पेड़ के नीचे बाल बाल बच गए थे। पेड़ उनके ऊपर गिरा लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। ये उनका सौभाग्य था, सबका सौभाग्य था कि वो बच गए थे वहाँ पर। मस्ती की दुनिया में गुजर रहा था, और इससे भी कहीं प्रबल था पत्नी वियोग। हाल ही में हुआ था, और कैसे पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उपमा थी। यानी कि शिव की उपमा थी। वो आत्मा से अर्धांगिनी थी, निम्न वर्ग के 37 के भाव आदर्श और उत्साह और संघर्ष की युवा संगी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वे कवि के लिए कुछ नहीं रही होगी। एक निश्चित कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प रोजगार, ऐसे व्यक्ति का साथ। यानी कि हरिवंश राय बच्चन के बारे में बता रहे हैं वो कि जो उनकी जीवन संगिनी थी वो बिल्कुल शिव की उपमा थी। यानी कि शिव कौन थे? खुद हरिवंश राय बच्चन। और जो उनकी जीवन संगिनी थी वो अर्धांगिनी थी, जो उनकी वो बहुत निम्न वर्ग के मध्यम परिवार से थी, और भावुक आदर्श और उत्साह और संघर्षों की युवा थी। वो संगिनी थी। कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कभी के लिए क्या कुछ नहीं रही होंगी। वो सब कुछ रही होंगी, और उनसे उनकी प्रेरणा भी रही होंगी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की। गाड़ियों पर पहुंचना था, रात का वक्त मेजबान इसरार कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुलीना टांगा कैसे जाएंगे, सुबह तक रुक जाओ, मगर नहीं। बच्चन ने बिस्तर कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पहुँचा था वक्त पर पहुँचे। जहाँ पहुँचना रहता था आप लोग वक्त पर जाते थे ना। उस समय पानी तूफान हो रहा था। उसके बाद भी उन्होंने अपना बिस्तर अपने कंधे पर रखाया और स्टेशन की ओर चल पड़े। यानी कि यहाँ पर उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, टांगा भी नहीं मिला था, घोड़ा भी नहीं मिला था, गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, और वो वहाँ पर चल के गए, अपना सामान को कंधे पर ला। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना को कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं भी नहीं। और उस पर मैं बच्चन का उस तब से जानता था कितना था बराए नाम, मगर उस परिचय के जितने भी क्षणिक थे वे थे मात्र क्षण ही, आजकल की तरह ही। मैं बहुत कम कहीं जाया करता था, किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कभी कोई ज़रूरत सी महसूस नहीं हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था कि किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, जाया आया नहीं करता हूँ। लेकिन जब किसी से मिलते जुलते नहीं होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग कैसा है ना। और हम जब किसी से आए जाए नहीं करते तो हमें कैसे मालूम चलती कि ये चीज़ कहाँ पर है। तो मैं उच्च घोष से बराबर बात भी करते थे, और वातावरण किसी की जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मन स्थिति का बोधक होता है। मगर सन 37 में मेरा हाल ये था कि जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भूला चुके होने के बाद मेरी अंतशय चेतना का ये सर्व था कि बच्चन साहब मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए थे कि वे मैदान में उतर चुके हैं। बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने की देर है, बहुत से बहुत 1 साल, और मुझे ही मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है, यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था, और कोई भाव नहीं था। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नया स्टेज का प्रकार मुझे बताया था, और जो 14 पंक्तियाँ शामिल नहीं, और तुकों की प्रभावकारी विन्यास, बीच में पंक्तियाँ अतुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था कि वह प्रकार मेरे तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम है, मालूम किसी को भी नहीं है, क्योंकि वे छपी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका जिक्र किया है। बच्चन के लिए तो ये कविता का एक बंद था, मेरे लिए वे एक बंद पूरी कविता थी। यानी एक बंद छोटा सा उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन जो बच्चन साहब की लिखी थी वो पूरी की पूरी वो कविता थी।
यानी कि जो बच्चन साहब की वो छोटा सा एक बंद था और जो शमशेर सिंह ने लिखी थी वो पूरे पूरे उनके लिए तो कविता होता था। 4-5 लाइन उसके लिए कविता थी और उनके लिए बंद था। बच्चन के लिए तो ये कविता का एक बंद था, मेरे लिए बंद पूरी कविता हो गई थी, मगर मैंने जो लिखा व्यवस्थितता सानेट से अलग ही ला नहीं सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फार्म में कोई कविता ना रची थी। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं लिखी थी। बच्चन के निशा निर्मंत्रण की कविताओं को एक प्रकार से मैंने आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं इस प्रकार से मैं लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। यानी कि जिस चीज़ में हम लिखते हैं कविता, जिस तुक में लिखते हैं जैसे कि और बंद में लिखते हैं, तो हमें कभी कभी कठिनाइयाँ होती हैं और कभी कभी नहीं भी होती हैं। जिससे हम सीख जाते हैं तो कठिनाई नहीं होती, लेकिन जब हम नहीं सीखते हैं तो हमें उसमें तुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नो पंक्तियाँ तीन स्टेजा, प्राय सभी कवि को छंद में लिख रहे थे, मुझे नहीं पता चला। अग्रचरी कुछ पंक्तियाँ इस अभ्यास में शायद पूरी तरह उतरी। निशा निमंत्रण की कवि के प्रति मेरी एक कविता जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं। रूपांक काल में किए हुए मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित हैं, उनका भी प्रचलित पता नहीं। यानी कि बहुत सारी कुछ ऐसी कविताएँ हैं जो उन्होंने भी लिखी, बच्चन ने भी लिखी और वो उन्होंने उठाकर रख ली और उसका आज भी पता नहीं चल रहा है कि वो उनके पास छपी हैं या नहीं छपी। वो छपी नहीं है तब भी वो उनके पास सुरक्षित रखी हुई है। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को क्षोभ था, अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में मैं भी उसी साल गया था, शायद गोरखपुर गया था, यानी कि वो वहाँ पर नेपाल के पास से गोरखपुर, तो वहाँ गया और वहाँ पर उन्होंने एक स्टेज पर बच्चन के साथ एक कविता भी गाई। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया है। सरस्वती में छपी एक कविता में निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपांक ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय हिंदी के साहित्य के प्रकरण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। यानी कि उन्होंने साहित्य के प्रकरण जो होता है, साहित्य के बारे में जो जानकारी होती है, जैसे निबंध, कविता, कहानियाँ, वो सरस्वती में उनकी छपी, सरस्वती जैसे की थी, उन्होंने लिखी हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने अपनी जो उनकी पत्रिका जो छपी थी सरस्वती, तो उन्होंने उसमें लिखा। निराला जी थे वो भी उसमें थे और बच्चन साहब थे जो हरिवंश राय बच्चन थे, वो भी साहित्य के कवि थे और उसमें कविताएँ लिखते थे। तो उनसे उन्होंने हिंदी साहित्य में उन्होंने उसको घसीट लिया, जबकि वो क्या थे, उर्दू और अंग्रेजी में शेर लिखते थे, शायर। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन का इस भरपूर और कैसे आसनिक मोड़ के पीछे बच्चन की मनमोहन सजग प्रतिभा रही थी, जो दूसरों को नया प्रतिभा जीवन देने को ये नैसर्गिक क्षमता रखती थी। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषाएँ और जिसके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया हूँ, क्या उससे बहुत दूर नहीं रहा। यानी कि उनकी पत्नी टीवी से मर गई थी, उनके नज़दीक होते हुए भी बहुत दूर हो गए थे और जिससे वो दूर थे उसके भी वो नज़दीक थे। यानी बच्चन साहब जिनसे वो दूर थे उनके वो बहुत नज़दीक थे। वो उनको प्रतिभा के धनी बना गए थे और उसके बाद उन्होंने उनको कहानियाँ, कविताएँ लिखने की प्रेरणा भी दी साहित्य में। बहुत सी अनुपस्थिति चीज़ें मेरे लिए उपस्थिति ही के समान है और उपस्थिति अनुपस्थिति के, और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे, मगर वे से करीब इसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने कवि करीब रहता है। जो कविताएँ लिखते हैं, कवि अपनी कविता के बिल्कुल करीब रहता है, उसको मालूम रहता है कि इसके बाद क्या आना है, इसके बाद क्या आना है। लेकिन जब श्रोता होते हैं जो उनको पता नहीं चलता है कि अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन जो लिखता है, वो जिसके नज़दीक होता है, उसको तो सब मालूम रहता है कि ये हमारे बाद इस कविता की आगे पंक्ति कौन सी होती है। तो बेसिकली इसी जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते हैं या मिल सकते थे। योग का व्यवधान होने के कारण ये योग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या ना मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में जैसे कुल मिलाकर मैं उनके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ। बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक हैं और वे एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक
लचीलापन मिलते हुए लगता है। मेरे अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों के ऐसा भी अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझे मालूम हुआ है कि मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा भी ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं अपनी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर वे साधारण और सहज निष्प्राय भी हैं। बात अजब है मगर सच है। उन्होंने कहा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका व्यक्तित्व अपने आप एक प्रतिभावान होता है, जो हमें उस तरफ आकर्षित करता है, उनकी ओर आकर्षित करता है और हम उनको दूर रहकर उनके नज़दीक चले जाते हैं। शमशेर सिंह ने अपने लिए कहा है। क्यों? क्योंकि जब वो ये चाहते थे, जब वो अंग्रेज़ी और उर्दू में शायरी करते थे, तो उनके धीरे धीरे उन्होंने साहित्य की तरफ, हिंदी की तरफ उनको आकर्षित किया और उसमें उन्होंने उनको कर दिया ताकि वो साहित्य भी सीख सकते हैं और हिंदी भी। आज उनका एक मुकाम भी बन गया है कि साहित्य में उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं और जो वो बहुत उत्कृष्ट और सुगम मानी जाती है। यानी कि इसमें अभी आपने उनके बारे में पता शमशेर सिंह के, ताकि उनको आपको पता चला कि वो कहाँ से अंग्रेजी में क्यों आए, आखिरकार उन्होंने कौन लेकर आया, उन्होंने बच्चन साहब लेकर आए। हरिवंश राय बच्चन के बारे में यह जानकारी थी। और जो अमिताभ के पिता हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत सारी कविताएँ और कहानियाँ एकांकी वो लिखते हैं। प्रश्न अभ्यास में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसे लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। उनके लिए वो पेंटिंग थी, वो जाना चाहते थे क्योंकि उनको पेंटिंग का बड़ा शौक था और वो कविताएँ लिखते थे खाली वक्त में। जब वो वहाँ पर जा रहे थे तो दिल्ली आर्ट शिक्षा केंद्र जो था वहाँ पर वो दिल्ली जा रहे थे, तो उनके पास 5-7 रुपये थे और वो उनको लेके ही चले जहाँ तक वो पहुँच जाए तो ठीक है। और वो उनको पता भी नहीं चला था कि ये आर्ट की क्लास कहाँ लगती है, आर्ट शिक्षक कहाँ है, और इस कारण वो वहाँ पर पहुँचे थे दिल्ली, क्योंकि वो काहे के लिए जाना चाहते, वो पेंटिंग के लिए ही जाना चाहते थे। दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गए थे क्योंकि उनको पेंटिंग का बहुत शौक था और कविताओं का। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि उनको एक ऐसा मित्र मिला था जो उनको हिंदी साहित्य की उत्कृष्टता, उनके विषय में, उनके बारे में बताते थे। तो उनको जो तुक होती है, बंदी जो होती है, जो बंद होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ उनको हासिल हो चुकी थी, इसलिए उनका अंग्रेजी से ध्यान हटकर हिंदी की ओर बढ़ा होगा। अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। क्वेश्चन है थर्ड, इसका आंसर है बच्चन ने लिखा होगा, इसे तो पढ़ा ही नहीं था लेकिन हो सकता है उन्होंने लिखा हो कि आप साहित्य के बहुत बड़े लेखक बन सकते हैं या लेखक हो सकते हैं आप, यदि अपनी ये तो अपनी बंदी, आपका ये जो आपकी बोलने की स्टाइल है वो आप इसमें साहित्य में आप उभारें तो शायद हो सकता है आप कोई अच्छे साहित्यकार भी बन सकते हैं। क्वेश्चन है कि लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चन लेखक ने किस किस रूप में उभारा है। उन्होंने उनके लिए बताया है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो एक सहज है, मौन है, प्रतिभावान है और ऐसा है कि उनको सिर्फ देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हैं। वो अपनी सादगी, अपनी मासूमियत, अपने विचारों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। अकेले होते हुए भी उनके साथ साथ लोग घिरे हुए रहते हैं। ये तो उनके इस बारे में बताया है। वो स्वामी बिल्कुल सहज, स्वाभाविक और सामान्य होने में उनको अच्छा लगता है, अच्छे हैं, वो आकर्षक हैं। उनकी जो बीच बीच में जो बंदियाँ हैं, जो अतुकांत कहते हैं जिसको, वो उनकी बहुत अच्छी तरह से हैं। और ऐसे ही उनकी विशेषता यही है कि जो उनका रूपों को उभारा है उन्होंने बहुत सहजता और सहजता से उभारा है। वो सरल और व्यक्तिगत स्वभाव के हैं। बच्चन के अतिरिक्त लेखक को किन लोगों के तथा किस प्रकार का सहयोग मिला था। जो महाराष्ट्र से आया था, जो उसने था, उसको उन्हीं के साथ था, वो भी लेखक थे, वो भी आर्ट करना चाहते थे और वो पेंटिंग में आते थे, उनका साथ मिला था। और ऐसे ही उनको बच्चन का भी साथ मिला है और महाराष्ट्रियन थे कभी, उनका भी साथ उनको मिला है और उनके जो भाई थे, बड़े भाई, उनका साथ उनको मिला था। साथ में उनको एक और बंदे का साथ मिला था जो ब्रजमोहन के नाम थे, उनके जो उनके पड़ोसी भी थे, वो उनका साथ भी उन्हें बखूबी मिला हुआ।
लेखक के हिंदी निबंध में कदम रखने के क्रमानुसार वर्णन कीजिए। लेखक ने जब हिंदी लेखन का जब क्रम करा था तो अकत्न, बंद और बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनको वो चीज़ें छंद वगैरह याद नहीं आ रही थी, उसकी बोली में वो ढल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो उन चीज़ों में ढल रहे थे क्रम से, और उन्होंने कदम हिंदी साहित्य में आखिरकार रख ही दिया था। लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला उनके बारे में लिख लिया। लेखक ने बहुत कठिनाई रही, उनके पास 5 से 7 रुपये के जिसके कारण वो दिल्ली में आए, और वहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भाई से थोड़ा सा वो मांगा, कलर मांगा और ब्रश मांगे, उससे उन्होंने पेंटिंग की और काफ़ी ऐसी काम किए, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो टीबी से मर गई थी, देहांत हो चुका था उनका, वो अकेले हो गए थे। सड़कों पर उन्होंने देखा कि ना जगह खाली है, वहीं पर पेंटिंग करना चालू कर दिया, वहीं कविताएँ बनाना चालू कर दी। धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े से जब बच्चन साहब के सामने आए, हरिवंश राय बच्चन के सामने आए, उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उनको उभारने के लिए उनको अपनी संगत दी, अपने साथ दिया, और वो एक साहित्य के बहुत बड़े राज वो कवि बन गए हैं। ये तो थी आपके लिए जो साहित्य में था, और जो शमशेर सिंह की ने लिखा हुआ था, इनके लेखक थे, उन्होंने अपने ही बारे में बताया है कि कैसे वो आगे बढ़े हैं और कैसे उन्होंने जब उनके पास कुछ नहीं था तो वो पेंटिंग करके अपनी शिक्षा को पूरा करते थे। यहाँ पर आपका ये जो साहित्य वाचन है, इतने ही चैप्टर हैं इसको, अभी ये चैप्टर यहीं पर आपके हम क्लोज करते हैं। इसी के साथ आपका यहाँ चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।